सबसे बड़ा सवाल है ये। इस सवाल का जवाब पूरा हरियाणा दे रहा है। सबसे ज्यादा प्रचार इसी को लेकर है। आपने तो कब्जा कर लिया वहां पर। किस चीज का कब्जा कर लिया? आप तो उसके ट्रस्टी बन गए। जब तक आप जिएंगे सब कुछ उसी करेंगे। आप सेटलर हैं, आप संस्थापक हैं, क्या हैं? आप आंदोलन बेच मालिक बन गए। वहां पर आप लोन भी लेंगे, बेच भी देंगे। कल को आप उसको गया था मैं तो इस मीटिंग में ही नहीं आना था। अगर मैं बिक गया था, वीरेंद्र सिंह गवाह है, आप उनसे पूछ लिया भाई कितने में खरीदा था यशपाल मलिक ने? पैसा मांगा उस वक्त। बीजेपी की पिच पे बैटिंग करने लगे, बीजेपी से सेटल हो गए, तो आपके रिश्ते बन गए। बीजेपी कह दिया हम देंगे ही नहीं आपको, 10% अलग से बिल लाएंगे। अच्छा, ओबीसी में नहीं देंगे? ओबीसी में नहीं देंगे। तो फिर आपने समझौता तो जो बच्चे जिन्होंने शहादत दी उनके स्टैचू क्यों नहीं लगे वहां पर? जो बच्चे जेलों में पड़े हैं उनके लिए क्या होगा? बड़ा बयान आरोप किसने दिया? किसने दिया? ये तो वहां जाट धर्मशाला जो मेरे खिलाफ है। हाँ, वो किसी के पे लगा लो। आप बिक गए, आपने आंदोलन बेच दिया। मैं कह रहा उस बिक्री में अंधेरे में बहुत कुछ खेल हो गया। तारीख को रात को आप अकेले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जाकर सेटिंग कराई। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आएंगे, गोली चला देंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया, भाईचारे की दुनिया का पॉडकास्ट है। यह पॉडकास्ट सत्ता के लिए नहीं है, समाज के लिए है। इसमें हम बात करेंगे जो 2016 में जो आंदोलन हुआ उसमें हमारे कई नौजवान गबरुओं ने जान गंवाई। उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे। आज ताजा ताजा चौहदर की जंग भी दिखाई देती है। बड़ी बात क्या है? सवाल इतने हैं। कोई कह रहा है कि रात के अंधेरे में सत्ता से गलबाही हो गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आज जो हस्ती हमारे साथ मौजूद है वो हस्ती इस सारे प्रकरण की गवाह रही है, सारी मीटिंगों की गवाह रही है और आंदोलन ए से लेकर जेड तक इन्हीं की रहनुमाई में लड़ा गया था। तो आज जो सवाल होंगे वो सवाल नहीं होंगे, वो सामाजिक अदालत है किस्म की है और इस अदालत में जो भी बातें होंगी वो समाज को धर्म मानकर होंगी। तो सबसे पहले मलिक साहब, आपका ग्रामीण भारत मंच पर स्वागत है। जी धन्यवाद कुलदीप जी। चौधरी यशपाल सिंह मलिक कोई छोटा नाम नहीं है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति का जिस वक्त गठन हुआ इसी चेहरे की रहनुमाई में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और सारा मीडिया जगत और समाज उस आंदोलन का गवाह है। तो मलिक साहब, जो आंदोलन हुआ जी, उस वक्त समाज को बहुत बड़ी उम्मीदें थी इस आंदोलन से। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो उम्मीदें थी वो हासिल भी हुआ कि नहीं? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आएंगे, गोली चला देंगे। 18 तारीख को रात को आप अकेले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जाकर सेटिंग कराए थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पे 10 आदमी दिल्ली यूपी के बुलाए गए और उन्होंने कहा भाई सरकार समझौता करना चाहती है। उसमें मुख्यमंत्री भी थे, 2 पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे। मैंने कहा जी समझौता सभी मांगों पे होगा। ये वीरेंद्र सिंह के घर की बात है? हाँ, वीरेंद्र सिंह के घर की बात है। सेटिंग कहां से करना? 18 वीरेंद्र सिंह गवाह 18 की शाम को वीरेंद्र सिंह जिंदा आए हुए थे, उनको वापस बुलाया गया। उनसे कहा गया कि भाई ये फैसला होना चाहिए हर हालत में। और वीरेंद्र सिंह और वे सब लोग थे। हमने कहा जी मांग समझौता सबके सामने होगा, आप जब तक कॉल नहीं करोगे, क्योंकि 17 तारीख को आप छोड़ के गए हो। आपके अलावा और कौन कौन था वहां पर? मेरे साथ मानवेंद्र वर्मा जी थे, सुरेश चौधरी थे, रोहतास हुड्डा थे, 10 आदमी थे हम लोग संगठन के। हरियाणा से कितने लोग? हरियाणा से कोई लोग नहीं थे। हरियाणा के लोग कहाँ बैठे हुए थे वो भी सुन लो। बलारा जी बैठे हुए थे, 3 टीम बनी हुई थी। बलारा जी मिल रहे थे आईजी रोहतक से, एसएसपी रोहतक से कि ये फैसला कैसे चढ़ेगा। एक टीम बैठी हुई थी किसी मंत्री के घर पे। अच्छा, सब जगह से सरकार समझौते पे पावर लगाई हुई थी। आईजी विर्क के पास बलारा जी बैठे हुए थे सुबह 3 बजे तक, जो मेरे पर आरोप लगा रहे।
बात ये थी कि अगर सब मांग मानी जाती है तो फैसला होगा, नहीं तो नहीं करेंगे। 3 टीम सक्रिय थी, सरकार से लगातार बात कर रही थी। आज कोई झूठ बोल दे। सुबह 2 बजे ये तय हुआ वीरेंद्र सिंह के घर पे। ये पुख्ता कैसे हो? आरोप है आपके ऊपर कि आप 18 तारीख को गुपचुप तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से जाकर आंदोलन में समझौता करें, यहां तक भी कि आप आंदोलन बेच आए। अब उस दिन जो है ये तय हुआ 17 तारीख में, जब हम मुख्यमंत्री चले गए और आंदोलन में हिंसा होगी या नहीं होगी इसकी तो कोई किसी को पूर्वाभास नहीं कर सकता। लेकिन सरकार को ये था कि अगर दोबारा ये लोग दिल्ली आते हैं तो हिंसा हो सकती है। 18 तारीख को 3 चैनलों पे बात शुरू हुई। मेरे पास फोन आता है चौधरी सरकार की तरफ से कि भाई उन्होंने कहा कि मीटिंग रखनी है, सरकार बात करना चाहती है प्राइमरी। तो वीरेंद्र सिंह का फोन आया सरकार की तरफ से, सरकार के ओएसडी का फोन आया। मैं बोला भाई उन्होंने कहा कि आप कहाँ बैठ सकते हो। मैं बोला चौधरी वीरेंद्र सिंह के अलावा मैं कहीं नहीं बैठूं, हरियाणा के नेता के घर पे ही बैठ सकता हूं। ठीक है, कोई भी हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह, क्योंकि जिनका नाम लेके हम कसमें खा रहे चौधरी छोटू राम की, तो वो उनका खून है, वो उनका खून है, तो हम उनके घर पे बैठ के चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि बाद में हमें एक गवाह भी चाहिए कि वास्तव में हम बिके या नहीं बिके। गवाह भी आपने बड़ा मजबूत पकड़ा। तो नहीं, नैतिकता के बगैर हम काम नहीं कर सकते ना। वहां पे छांट के पकड़ा। वहां पे हम 7-8 लोग हुए थे, सरकार के लोग। तो मैंने कहा भाई आप सब धर्मों को फोन करवाओ और ये 7 मांग मानते हो नहीं मानते, इन मांगों की अगर हाँ करते हो तो हम फैसला, हम तो आंदोलन किस काम के लिए कर रहे हैं, हम तो इन मांगों को मनवाने के लिए तो आंदोलन कर रहे हैं। सरकार अगर भी रात को फोन कर दे तो हम कल सुबह छोड़ के चले जाएंगे, जैसे मोदी जी ने फोन किया कि भाई मैंने 3 कानून वापस ले लिया, किसी से बात भी नहीं की और लोग छोड़ के चले गए। आंदोलन में तो हमें मांग मनवानी है। बलारा की ड्यूटी थी आईजी विर्क और एसपी नैन के साथ, दोनों गवाह जाके पता कर लेना, पूरी रात उनके पास बैठा हुआ था। आजाद लठवाल हर की ड्यूटी थी, वहीं के एक पंजाबी लीडर थे गोहाने के, उनके साथ बात चल रही थी, भाई आप कैसे बात करो, हम मुख्यमंत्री से आपकी बात करवा सकते हैं। अच्छा, मैं बल्हारा को भी के थे मनीष ग्रोवर तो पड़े, मैंने 20 के 20 धरनों पे ये फोन कर रखा था कि शाम को मेरी मीटिंग है और अगर कोई बात बनेगी तो सबका ये कॉन्सेंट था कि हाँ बात बनेगी तो बात कर लेना, मांगे सब पूरी होनी चाहिए। ये आपको हर एक जगह से कोई आदमी, बाकी लोग पूछ लो आप, और सभी जगह आपने बोल रखा था। सब जगह आप पानीपत के धरने से पूछ लो, आप झज्जर के धरने से पूछ लो, आप भिवानी के धरने से पूछ लो, आप सब है। कोई इसमें ये थोड़ा कि खाली रोहतक धरना चला रहा था या तो ये एक धरना थोड़ा चला था। उस दिन 29 धरने थे। अच्छा, उस दिन 29 धरने चले थे, 29 के धरनों पे सूचना थी। अच्छा, हर धरने पे कि भाई बात सरकार करना चाहती है, अगर सब मांग मानने हाँ करें या ना करें। इन्होंने कहा आमने सामने बैठ के। तो फिर आपके ऊपर इतना बड़ा बयान आरोप किसने दिया? ये तो वहां जाट धर्मशाला जो मेरे खिलाफ है, वो किसी के पे लगा लो। आप बिक गए, आपने आंदोलन बेच दिया। आप मैं कह रहा उस बिक्री में अंधेरे में बहुत कुछ खेल हो गया। दूसरी बात कह रहा, क्या वो उस टाइम अनपढ़ थे? फैसले में वो शामिल थे। फैसला उस दिन रात को, अगर वो आरोप लगा रहे हैं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। सुबह 4 बजे मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका रिकॉर्ड है। उसने कहा मैं बात करना चाहता हूं और लोग बात की टेबल पे आए। हमने कहा सब डीसी को बोलो आप, वे लोगों से बात करेंगे, भाई मुख्यमंत्री बात करना चाहते हैं। 4 बजे प्रेस कौन देख रहा है धरने पे? सुबह 5 बजे मैं भी, बल्हारा वीर, हर धरने का आदमी, हम आजाद सिंह लाकड़ा की वाटिका में इकट्ठे हुए दिल्ली। 9 बजे तक हर धरने से 29 के 29 धरनों से लोग आए वहां। अच्छा, 1 या 2 बजे हरियाणा भवन में 200 लोग समझौते की बात चली। 5 घंटे बात चलने के बाद हर बात पर समझौता हुआ तो मैंने बेच दिया। अच्छा, 200 आदमी की उपस्थिति में मैंने सौदा कर लिया। 200 आदमी की उपस्थिति में हर बात हुई। भाई
सरकार ने ये बात मानने की कही है, और उसमें से कौन सी मांग पूरी नहीं हुई? अगर मैं बिक गया, मुझे एक मांग बता दो। ये 200 आदमी मौजूद थे। हाँ? इन 200 में से और कोई क्यों नहीं बोल रहा कि यह बात झूठी है? सब कह रहे हैं। आप पूछने किससे गए? आप किससे पूछने गए? जो इनका बयान आया, इसके बाद कोई बयान तो होना चाहिए। मैं कह रहा, मुझे लिस्ट दो, मैं पूछूंगा। हाँ, आप किसी भी जिले के उससे पूछ लो, धरना अध्यक्ष से, किसी भी जिले के मुझे लिस्ट देना, मैं पूछूंगा ये बात। अब उनमें से जो भाग गए, जैसे नहीं, चलो भाग गए, 5 भाग गए होंगे, 7 भाग गए होंगे, बाकी 29 तो नहीं भागे। बाकी आप उनसे ही पूछ ले, हिसार वालों से पूछ ले, भिवानी वालों से पूछ ले, गंगाराम सोरानी जी से पूछ ले, आप दादरी वालों से पूछ ले। दादरी वाले ये 29 की लिस्ट मुझे आप देना प्लीज। दे देंगे। मैं वेरीफाई करूंगा इस चीज। इनमें से 10-15 लोग समझौता होने के बाद भाग गए हैं, लेकिन दूसरे लोग तो हैं जो धरनों पे थे। चलो 20 तो आज भी मौजूद होंगे, 9 भाग गए। नहीं, उन जिलों में दूसरे लोग मौजूद है। उन जिलों में धरना एक आदमी थोड़ा चला रहा था, धरने की तो कमेटियां थी। अगर एक आदमी हमें छोड़ के किसी राजनीतिक दल के साथ चला गया तो बाकी लोग तो हैं। कौन चला गया राजनीतिक दल? कोई भी आदमी, वो तो बहुत लोग हैं राजनीतिक दल में चले गए, यूनियनों में चले गए, बहुत लोग। नहीं, कोई 1-2 ऐसा आदमी हो जो, ऐसे बहुत लोग हैं। मैं क्यों बताऊं आपको ये सारी चीजें? आप पहले पूरी बात सुन लें। 200 आदमी के बीच में मीटिंग हुई, शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी दुनिया का मीडिया वहां था जी। तो जब बिक गया था मैं, तो इस मीटिंग में ही नहीं आना था। अगर मैं बिक गया था तो इस मीटिंग में किस लिए आना था? मैं तो सार्वजनिक रूप से कह रहा भाई, पहले दिन से हर पब्लिक मीटिंग में कह रहा कि 18 तारीख को सरकार से बात हुई, 19 में फैसले की तारीख रखी गई, सब धरनों से लोग आए। मैं कहाँ कह रहा मैं मिला नहीं? मैं झूठ थोड़ा बोल रहा। नहीं, ठीक बात। चौधरी वीरेंद्र सिंह गवाह है, आप उनसे पूछ ले भाई कितने में खरीदा था यशपाल मलिक को। उनसे बड़ा भी कोई आदमी ईमानदार है हरियाणा में नेता? नहीं, वो देखो, वो कह देंगे, जो बात होगी कह देंगे, ये सब मानते हैं, कह देंगे। वो सारी बातें हुई, उसमें से कौन सी मांग पूरी नहीं हुई मुझे बता दो। मांग पूरी होगी सारी। हाँ, लेकिन वो टिका तो नहीं कोर्ट में। कौन नहीं टिका? जो ये तो कोर्ट में तो मराठों का भी आरक्षण नहीं टिका। कोर्ट में तो नहीं टिका। कोर्ट में तो मराठों का भी आरक्षण। ऐसी उसमें क्या कमी रहेगी? ऐसी जल्दबाजी में क्या फैसला? क्या कमी रहेगी? कोर्ट में तो कोई भी आरक्षण अलग से अगर आप दोगे टिकेगा ही नहीं। मराठों का 4 बार फेल हो लिया, हमसे बड़ा आंदोलन किया, गुजर 72 मर। चलो आप इस पे आना, पहले एक बार ये आरोप ले लें आप पे इकट्ठे पे, उसके बाद आप ये टीका को नहीं इस पे ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग ये मानते हैं कि जो आपकी मीटिंग हुई, जो 20 की कॉल थी, 20 की कॉल से सरकार दबाव में थी, भयंकर दबाव में तो फैसला हुआ। आप भी मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं, लेकिन आप जो मिले उससे कह रहे हैं कि आंदोलन की धार कमजोर होगी, और अधूरी मांग मानेगी, वो टिका नहीं। चलो बाद में ले गए वो। एक मांग आप मुझे ऐसी बताओ कि जो पूरी नहीं हुई आज तक। मांग पूरी हो गई उस वजह से जो रात को मीटिंग हुई ना, देखो उस वजह से जल्दी की बात है, ड्राफ्टिंग जल्दी हुई। ड्राफ्टिंग कोई जल्दी नहीं हुई उस दिन, तो कोई भी ड्राफ्टिंग नहीं हुई उस दिन। कहां ड्राफ्टिंग हुई? अच्छा, मांग मानी गई थी खाली। मांग मानी गई। जो बलारा आज कह रहा है, वो बलारा तो सरकार के साथ रहा 6 महीने, उसको ये अधिकृत कर रखा था सारी मांग को करने के लिए। उन्होंने कहा एक आदमी दे दो, बलारा हमने दे रखा था। अच्छा, बलारा को डबल एज नहीं बनाया उन्होंने, तो बलारा बगावत कर गया। बगावत तो अपने समझौते कर रहा था बलारा तो। बलारा कौन है पहले ये भी आप समझे, जो मेरे पे आरोप लगा रहा। बलारा वो है जो 10 साल एडवोकेट रहा है ऑन रिकॉर्ड हरियाणा सरकार का, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में। अच्छा, और दोबारा भाजपा की सरकार में जाना चाह रहा था, जिसको सरकारी वकील कहते हैं। और उसने लोग पकड़वाए, उसने तो लोग पकड़वाए। पवन और सोमवीर का यह कहना कि ओम प्रकाश हुड्डा के भट्टे पे बैठ के हमारी गिरफ्तारी की साजिश रची, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा नहीं, मैं तो कह रहा, आप पवन और सोमवीर से पूछ लें। इसमें ओम प्रकाश हुड्डा जी खाप के प्रधान भी हैं। ओम प्रकाश हुड्डा जी संगठन में भी थे। ओम प्रकाश हुड्डा जी इसी दौरान खाप के प्रधान बने, इससे पहले ओम प्रकाश हुड्डा जी प्रधान नहीं थे, 2016 में बने। और ओम प्रकाश हुड्डा जी का जो जनरल सेक्रेटरी है, वही इस ट्रस्ट का भी जनरल सेक्रेटरी था। अच्छा, आपको शायद ये नहीं पता? ना, मुझे नहीं पता। ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी ओम प्रकाश हुड्डा जी का जनरल सेक्रेटरी है, और वही ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी था। मतलब ओम प्रकाश हुड्डा का की खाप का जो जनरल सेक्रेटरी है, वही ट्रस्ट का भी पहला जनरल सेक्रेटरी था। अच्छा, और ओम प्रकाश हुड्डा ही वो लोग हैं कि जब 17 तारीख में विरोध कर रहे थे, इसकी नींव न रखी जा 26 तारीख में 2017 में, तो तब लोग भी इसका विरोध कर रहे थे कि धाम ना बने। अच्छा, तब ओम प्रकाश हुड्डा जी लट लिए खड़े थे उनके सामने। अच्छा, हाँ, तब क्यों ओम प्रकाश हुड्डा जी को ये बू नहीं आ रही थी? अगर मैंने ये बेचा था आंदोलन, तो 17 में बेचा था, 20 मार्च को, तो उनको तो ये समझ आ जाना चाहिए था, जब ये नींव रखी जा रही, जब ये
5 साल बलाला जी इसमें रहे तो इसको बलाला जी को 7 साल में भी समझ नहीं आई कि मैंने ये आंदोलन बेचा था। 5 साल बलाला जी के लिए गाड़ियां जाना, तारीखों पे जाना, तारीख वाले लड़के इसको पीटना चाहते थे। जो लोग जेल में गए हैं केवल एक आदमी ऐसा है जो अभिमन्यु की कोठी में जेल नहीं गया, वो अकेला बलाला है, बाकी सब लोग जेल गए। अच्छा, वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा नहीं, पूछो आप बलाला जी की जमानत बाहर से बाहर क्यों हुई? सरकार को हमने इसको सौंपा इसलिए ये वार्ता करेगा, वकील है, इनने अपनी सेटिंग कर लीजिए, मेरी जमानत बाहर से बाहर करवा दो इनको। क्या बात कर रहे हैं आप? और क्या साक्ष्य है इस बात? साक्ष्य क्या? आप बलाला से पूछना कि तेरी जमानत बाहर से बाहर कैसे हुई, बाकी क्यों नहीं हुई। मैं पॉडकास्ट में पूछूंगा उनसे, पॉडकास्ट पूछूंगा कि भाई तेरी जमानत बाहर से बाहर कैसे होगी, पवन और सोमवीर की क्यों नहीं होगी। एक सवाल और ये है कि वो जो 20 की कॉल थी, हाँ, सरकार दबाव में थी, तो 18 और 17 को मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? 17 को भी तो मिल रहे थे, 17 को तो सब मिल रहे थे, पूरे सब धरनों के लोग गए। वार्ता तो हमने 8 बार की है। अगर आप आंदोलन कर रहे हो तो आप वार्ता के लिए ही तो आंदोलन कर रहे हो, या किसी और काम के लिए आंदोलन कर रहे हो कि या क्या हम सरकार से आमने सामने की लड़ाई मिलकर है, हम मरना मारना के लिए हम बैठे हुए थे, हम अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन में बैठे और मांग मान ली। अगर मांग कोई ना मानी गई हो तो उसके बारे में हमें कोई बता दे। ठीक है, ये बड़ा उत्तर है आपका। ये दूसरा बड़ा उत्तर मैं कुलदीप जी आपको बताऊं, देश में आज लोग जितने आंदोलन हुए, कोई जाट आरक्षण आंदोलन कोई अलग से तो आंदोलन है नहीं, केवल जाट आरक्षण आंदोलन यशपाल मलिक और अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के तमाम साथियों की वजह से हर मरने वाले को तो सरकारी नौकरी मिली। अच्छा, हर मरने वाले को मुआवजा मिला। देश का एक आंदोलन मुझे बता दो, रोज आंदोलनों में लोग मरते हैं। सरकार का मुआवजा, सरकारी नौकरी अगर ना मिली हो किसी को, हमें आके बता दो। ठीक बात है। तो मेरा यह कहना, अगर आरक्षण हाई कोर्ट में नहीं टिका तो हाई कोर्ट में क्या पटेलों का आरक्षण टिक गया, क्या गुजरों का आरक्षण टिक गया, क्या पटेलों का आरक्षण टिक गया? सब पे स्टे हुआ। हमें जो आरक्षण दिया था पिछली सरकार ने वो भी सुप्रीम कोर्ट में टिका। आपका कहने का भाव ये है कि सरकार ने आपके साथ बैठकर जो डील की थी, जिन मांगों पर समझौता हुआ था, जिन बिंदुओं पर समझौता हुआ था, वो एज इट लागू कर दिया था। लागू कर दिए थे 100% केंद्र के आरक्षण के अलावा। उसके लिए टाइम दिया सरकार ने, आयोग बदलेंगे, राज्य में कर दिया था। राज्य में कर दिया था, बाद में कोर्ट में नहीं टिका, वो भी टिका नहीं। ये सरकार की गलती नहीं मान रहे? नहीं, मैं गलती मान रहा हूं। सरकार ने कितनी गलती मान रहे? सरकार की इतनी गलती मान रहा, हमने सरकार से मांगा था ओबीसी में आरक्षण, उसने दे दिया हमें अलग से आरक्षण, इसलिए वो टिका नहीं। जैसे मराठों का नहीं टिका, गुजरों का नहीं टिका, पटेलों का नहीं टिका। तो फिर ये आप मानेंगे कि कहीं न कहीं सरकार भी आपके साथ खेल गई? सरकार तो पहली भी खेल गई, पहली ने भी तो ऐसे ही किया था, ऐसे ही उसने कर दिया। दोनों सरकारें खेल गई। दोनों सरकारें खेल गई, जाट के, हरियाणा के जाट के साथ। तो फिर आपने किसी जानकार से, कानून के जानकारों से इसका अध्ययन नहीं करवाया क्या? अध्ययन करवाया, अध्ययन क्या कहां हो गई भाई? जब उन्होंने कह दिया हम देंगे ही नहीं आपको, 10% अलग से बिल लाएंगे। अच्छा, ओबीसी में नहीं देंगे? ओबीसी में नहीं देंगे। तो फिर आपने समझौता क्यों किया? तो समझौता तो वो बिल तो उसके बाद आया, 1.5 महीने बाद। तो फिर तो धोखा तो हुआ। नहीं, तो उसके बाद आंदोलन नहीं किए हमने। उसके बाद आंदोलन नहीं किए क्या हमने आंदोलन नहीं किए? क्या हमने मुख्यमंत्री की रैलियों का बहिष्कार नहीं किया? क्या हमने अमित शाह की रैलियों का बहिष्कार नहीं किया? अगर मैं टिक गया था तो जींद की रैली के बहिष्कार के बाद 2 नौकरियां बची हुई थी, वे रात रात में लगी। 489 मुकदमे वापस हुए जो बचे हुए थे। नहीं, उसके बाद तो लोग ये कह रहे हैं आपके ऊपर आरोप है, आप तो बीजेपी की पिच पे बैटिंग करने लगे, बीजेपी से सेटल हो गए, तो ये कह रहा, आपके रिश्ते बन गए बीजेपी के नेताओं के साथ। मेरे तो रिश्ते कांग्रेस से भी बने हुए थे। जब मैं आंदोलन कांग्रेस के टाइम में चला रहा था तब तो मुझे कांग्रेस का हुड्डा का आदमी बताते थे कि इसने कैसे वहां का आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन में मार धाड़ के लिए थोड़ा उतरा हूं मैदान में, मैं किसी के बच्चे थोड़ा मरवाने के लिए उतरा। अगर उसमें कोई दुर्घटना घट गई तो मेरे अपने बच्चे की तरह घट गई ना। बच्चे मरे तो जनाब, कितने बच्चे मरे? मेरे किसने मरवाए? शहादत हुई। मैं कह रहा भाई मिला क्या है? कुलदीप भाई, नौकरी मिल गई उनको। आप हरियाणा में रह रहे हैं, आप उसका गुनाहगार क्यों नहीं ढूंढ पाए आज तक? मैंने आपको बताया, आप पूछो आंदोलन किसने शुरू किया था? किसने किया था बता दीजिए। मैंने तो बताया कि वहां की खापे थी। कोई तो 10-20 लोग चौधरी होंगे ना। जो होगा उसकी मुझे क्या पता किसने मीटिंग की परमिशन ली। सांपला में छोटूराम धाम पे मीटिंग की परमिशन डॉक्यूमेंट्री किसी ने तो ली होगी। तो क्या आप किसी की तरफ संदेह, सरकार की तरफ संदेह की क्या? वो तो उधर किसी विशेष पार्टी की तरफ, किसी विशेष परिवार की तरफ। मेरी बात सुनो, उधर से सैनी साहब गालियां दे रहे थे, इधर से जाट लाठी बनाए हुए बैठा था।
राजकुमार सैनी जी की बात कर रहे हैं। राजकुमार सैनी जी गालियां दे रहे थे, इधर से जाट गुस्से में था और अनऑर्गेनाइज था। ये घटना इसलिए घटी ना, अगर जातीय संघर्ष में कन्वर्ट हो गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जातीय संघर्ष में कन्वर्ट नहीं हो गया, ये तो दंगे में कन्वर्ट करा दिया। दंगे में कन्वर्ट करवा दिया। हाँ, ये आंदोलन कहाँ था भाई? उधर गोली चली तो लोग गांव से शहर में आए, शहर में आए तो शहर में उनको रास्ता पे उनके ऊपर फिर वापसी गोलियां चली। नहीं, फिर वो बच्चे मर गए। हाँ, उन बच्चों को नौकरी करेंगे, आपने दिलवाई सबको? मैंने नहीं दिलवाई, सरकार ने समझौते के तहत आंदोलन की वजह से दी। आपका योगदान था उनमें कोई? मेरा क्या योगदान है? सबका योगदान था। जो लोग धरने पे बैठे थे 30 लाख 40 लाख, उनका योगदान था भाई। नेता का कोई योगदान नहीं होता, जो लोग चलते हैं योगदान उनका होता है। नेता का क्या योगदान है? हम किसी के पूछ के ही तो गए होंगे कहीं मीटिंग में किसी को तय करने, समझौता हुआ होगा तो 200 आदमी, उन 20 लाख के रिप्रेजेंटेटिव थे, हर धरने से 10-10 लोग थे भाई। आप कोई भी नेता, किसान आंदोलन था, कौन नेता था इसका? आपको पता कौन नेता था? किसान, आप बताइए कौन था? कोई भी नेता नहीं था। 50 संगठन थे, सब आए हुए थे, सब मिलकर बैठ। इसमें भी आपके ऊपर एक आरोप है। हाँ, कि जैसे ही किसान आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा था, उस दौरान आपने एक दिल्ली में मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में आपने समितियों पर दबाव डाला फंड के लिए कि आप फंड दीजिए, हम दोबारा से जाट आंदोलन शुरू करेंगे। आप किसान आंदोलन को कमजोर करना चाह रहे हैं? भाई 1 मिनट बताइए मुझे, जो ये आरोप लगा रहा वो कितने दिन धरने पे बैठा किसान आंदोलन कर? मैं कितने दिन बैठा? मैं आपको फोटो दे दूंगा। अच्छा, मैं प्रतिदिन धरने पे जाता था, प्रतिदिन। कौन से वाले धरने पे जाते थे? अपने यहाँ, मेरे घर के पास धरना लगा हुआ था, गाजीपुर बॉर्डर पे। गाजीपुर बॉर्डर पे मैं निरंतर, कोई दिन ऐसा नहीं, बाकी धरनों पे भी गया। टिकैत जी भी वहीं बैठते थे। हाँ, मैं बाकी धरनों पे भी गया, लेकिन मैं एज ए, मेरे से मीडिया वाले पूछते थे जी आप कुछ कह दो, हम तो जाट है, हम तो एज ए किसान धरने पे आए हुए। मैंने कहीं भी कोई वो नहीं दी, लेकिन कोई बता दो मुझे कि मैं पैसा मांगा उस वक्त दोबारा से? पैसा यार, मेरे पास पैसा था कहाँ जो मैं मांगता? किसके पास पैसा था? पैसा तो छोटूराम धाम के पास था। उन्हीं से मांगा आपने? नहीं, वहां भी पैसा खत्म हो चुका था, जब वहां था ही नहीं पैसा, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था। किसान आंदोलन आ गया तो वहां कोरोना आ गया, किसान आंदोलन आ गया तो कहां से चंदा था ही नहीं। वहां अकाउंट ढूंढो, उस दिन का अकाउंट पूछो कितना पैसा था वहां। वो तो डिटेल निकल आएंगी। वो तो डिटेल निकलवा लियो आप। भाई मैंने किससे मांगा पैसा? 5 आदमी साइन करते थे, छोड़ के एक आदमी को। अब बाकी से पूछवा दो मैंने किससे पैसा मांगा? पैसा तो मैंने ट्रस्टियों से मांगा होगा। नहीं, ऐसी कोई मंशा थी आपकी? किस लिए मंशा? जब किसान आंदोलन चल रहा, आई एम पुलिसमैन, कि किसान आंदोलन चल रहा, मैं उसके बराबर में जाट आंदोलन खड़ा कर दूंगा? कैसे कर दूंगा मैं कह रहे हैं कि आप सरकार से मिल गए थे, सरकार किसान आंदोलन कमजोर करना चाहती थी। अच्छा, एक मोर्चा और खोल दो जाट आंदोलन का, ताकि आंदोलन बंट जाए। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसे आरोप हैं आपके ऊपर? ऐसा लगा लो कोई भी। मैं कहूं भाई मोदी जी ने देश बेच दिया, तो कहने में कोई फर्क थोड़ा हो रहा भाई। इसके लिए आपको मैंने मांगा होगा तो कोई तो कमेटी होगी, या मैंने 5 ही आदमी से मांगा पैसा? मैंने किसी के कान में कही ये बात, या मैंने कोई कॉल हो मेरी वो हो कि भाई जाट आरक्षण आंदोलन की, कोई मीडिया बाइट हो मेरी कि भाई मैं जाट। आप आजकल सोशल मीडिया पे सारी चीजें हैं, आजकल अखबारों में सब चीजें हैं। यशपाल मलिक अगर बयान देगा वो कहीं छपा होगा? बिल्कुल। या मैं कमरे के अंदर बैठ के 4 आदमियों को कहा मुझे पैसा दे दो। दूसरी बात, पैसे के मामले में कितना स्पष्ट हूं ये भी आप सुन लीजिए। आज तक इस देश में कोई एक आदमी ये कह दे यशपाल मलिक दूसरे की गाड़ी में बैठ के कहीं गया, यशपाल मलिक अपनी गाड़ी के बगैर कहीं गया, यशपाल मलिक ने तेल लिया हो, यशपाल मलिक को अगर कहीं कि इन्होंने सम्मानित किया पैसे का मंच पे? 7 गाड़ियां घूम रही हैं, हमने देखी शहर में 5 गाड़ी, उनमें से कोई मैंने इस्तेमाल की मुझे बता दो? कभी भी इस्तेमाल की हो? आपका ही लगाया हुआ पौधा, कभी भी इस्तेमाल की हो? लोग तो हैरान थे। नहीं, कि धाम की गाड़ी लेकर पंचायतें कर रहे हैं। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। ये गाड़ियां बलारा की सुरक्षा में भी जाती थी, यशपाल मलिक की सुरक्षा में कहीं होगा तो बता देना। नहीं, फिर आपने डिसीजन ऐसा क्यों लिया? आप मैन पावर थे, गाड़ियां खरीदी क्यों? मेरा ये कहना, गाड़ियां इसलिए खरीदी गई प्रचार प्रसार के लिए। जो धाम में तो ऐसे प्रचार प्रसार होगा तो अब कर रहे हैं ना, इससे पहले बलारा कर रहा था वो काम। आपको अभी पूरी कहानी नहीं पता, आप इसको विवाद मान रहे। इससे बड़ा विवाद तो किसान आंदोलन के दौरान यहाँ खड़ा हो चुका। आप पूछो, मैं आऊंगा उस पर बयान में आऊंगा। आप, हाँ, इससे पहले तो इससे बड़ा बयान चढ़ूनी जी यहाँ मीटिंग करके गए हैं। चढ़ूनी यहाँ एक दलितों की भी मीटिंग हुई है, बल्हारा जी ने कराई है। अब चढ़ूनी बल्हारा कहाँ है? जरा चढ़ूनी से पूछा ना बल्हारा के बारे में, बल्हारा के बारे में चढ़ूनी जी से भी पूछ के आना चाहिए। आप देखिए, आप इसके संस्थापक हैं। हाँ, आप हैं संस्थापक इसके? जी जी जी। तो सवाल हम आपसे करेंगे। मैं अब एक बार जो फंड आया, 28 करोड़ के आसपास आपके पास फंड आया 28 करोड़ फंड में बहुत सारी, कभी उसकी ऑडिट हुई है?
हाँ, हर साल होती है, चार्टेड अकाउंटेंट करता है। ऑडिट होती है? मैं कहीं साइन नहीं करता। जो वहां पदाधिकारी है, जो सेक्रेटरी है या जो दूसरे पदाधिकारी, वे उसका ऑडिट तो हर साल कराना पड़ेगा। तो फिर आपकी ड्यूटी नहीं बनती? आप नहीं, उसके मेरी संस्थापक ड्यूटी हैं, मेरी- एक ऑडिट की कॉपी हो, आप भी देखें, उसका आंकलन करें। एक बात सुनिए आप, जब वहां एक कमेटी है और वो कमेटी के सामने कोई चीज रखी जाती है, पैसा मैं ये तो नहीं कह रहा कोई बेईमाना करके गया। दूसरी बात, मैं गाड़ियां भी बताऊं क्यों खरीदी गई, कैसे खरीदी गई, उस पर भी आप जज्जर के पास 60 लाख रुपए थे, उसने हमें दे दिए। उनको आंदोलन में आने जाने के लिए सबसे पहले गाड़ी जज्जर के लिए खरीदी गई। फिर कुछ समितियों के पास पैसे बचे हुए थे, उन्होंने कहा जी गाड़ियां और चाहिए, प्रचार प्रसार के लिए आना जाना पड़ता है। हमने 4 लाख रुपए दिलवाए जींद से। 2 गाड़ियों का जो बेस पेमेंट है वो जींद की आरक्षण संघर्ष समिति ने किया। 2 गाड़ियों का बेस पेमेंट सोनीपत की आरक्षण संघर्ष समिति ने किया। धाम से नहीं लिया एक भी पैसा। 2 और 2 4 और 1 5। और 2 गाड़ियों का पैसा लिया पानीपत से। 7 6 गाड़ियां खरीदी गई। 6? हाँ, बाकी 2 गाड़ियां अभी खरीदी गई है। अब 8 या 9 गाड़ियां हैं, ये बाद में खरीदी गई, जो नया कमेटी। 10-20 और ले आओ फिर। नहीं, वो तो आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ उसमें आनी चाहिए। गौशालाओं में गाड़ियां हैं, आप छोटराम धाम में गाड़ियां क्यों ना हो, मैं उसके लिए नहीं कहता। नहीं सर, एक बात है, गाड़ियां हों, हाँ, लेकिन गाड़ी का जब हम निजी उपयोग करेंगे, लोग तो देखिए मान लिया गाड़ी रोड के ऊपर से घूम रही है, लोग कैमरे होते हैं, लोगों को ये भी पता होता है कि कहां से चंदा आया, इस गांव में कोई चंदा देने वाला है कि नहीं है। अब आप ये भी सुन लो, हमारी गाड़ियां किसान आंदोलन में पकड़ी गई और धाम के खिलाफ FIR दर्ज हुई। तो फिर ये भी कहीं न कहीं किसान अनियमितता है। अनियमितता है, लेकिन किसान आंदोलन में लोग गए गाड़ियां लेके। जाट और किसान तो एक ही थे। तो मैंने कभी कोई यूज किया हो किसी चीज का, आप मुझे बता सकते हो उसका? मैंने कभी भी, हाँ एक बार मैं गया हूं, उसके 5000 रुपए मैंने दिए। एक बार हम मध्य प्रदेश गए, उसमें मैं अपनी गाड़ी तक गया। अब 9 की 9 गाड़ियां वही हैं? हाँ वही, नहीं एक कुरुक्षेत्र के पास है, एक भिवानी के पास है। अच्छा। मैं एक बार गया, इसमें बैठ के मैं ये भी नहीं कहूंगा हम गए, लेकिन मैंने उसके लिए अपने हिस्से के 4500 रुपए मेंटेनेंस के वो अच्छी बात है, मैं कभी साफ सुथरा सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है, जिस समाज पर, इस संघ पर और आरक्षण समिति पर पूरा समाज आंख मूंद कर भरोसा कर रहा है, वो अब टुकड़ों में बंटती जा रही है। नहीं, देखिए आप उसकी बंदरबांट सामने आ रही है, उसकी लड़ाई रोड पे आ रही है। आप एक बात मेरी, ये शर्मिंदगी की बात नहीं है? नहीं, आप शर्मिंदगी इसे ना कहें, आप शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। लड़ाई को शर्मिंदगी नहीं, मैं इसलिए नहीं मानता, ये कल्चर है। जाट समाज के जो लोग साथ काम करते हैं, ये उनमें जाट समाज में 99.9% लोग तो है सीधे, अच्छे, समाज की मदद करने वाले। आप गौशाला बनाओ, धर्मशाला बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप जाट समाज का आदमी मतलब हाथ खोले खड़ा है, सर झुकाए खड़ा, आप उसके पास किसी काम से जाइए। 0.01% लोग हैं हमारे जैसे, जो विवादों में भी रहेंगे और अच्छाइयों में भी रहेंगे। आप जाट समाज की तुलना कौन सी एक धर्मशाला मुझे ऐसी बताए जिसमें डिस्प्यूट पैदा ना हुआ हो? कुरुक्षेत्र में कितने साल बाद चुनाव हुआ? कोई सी संस्था जाट समाज की ऐसी बताओ जिसमें डिस्प्यूट ना हुआ हो? कोई यूनियन ऐसी बताओ जिसके 20 हिस्से ना हुए हो? अरे भाई, जो मेरे पास आएगा उसी समाज का तो आदमी आएगा, या मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है कि मैं सारे समाज के 0.01% आदमी को 99% में मिला दूं? 99.99 तो समाज तो ये मान रहा था कि आपके पास करीम आ गई है। बिल्कुल नहीं, मैं तो करीम, किस तरह की करीम? जो गजब की करीम थी वो सारी आ गई थी। नहीं, आप गलत फहमी, लड़ाकी करीम थी। आप गलत फहमी में। करीम वो होगा जो बचपन से ट्रेंड होगा। आपने आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले केवल एक यूनियन सुनी होगी, महेंद्र सिंह टिकैत की यूनियन। आज पंजाब में 40 यूनियन है। मेरे जिले में 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं किसानों के, 10। मेरे शहर में 40 जाट सभाएं हैं, गाजियाबाद में 40 जाट सभाएं। आप हरियाणा के हर चौराहे पे आज किसान यूनियन है, नए नए नेता हैं, नए नए लोग हैं। चलो, ये हमारे तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो चेयरमैन बने हैं वो आपकी रहनुमाई में बने हैं,
अब वही चेयरमैन जनता में जाके आपके लिए कुछ कुछ कह रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया आपने? देखिए, रहनुमाई राजनीतिक दलों में होती है, सामाजिक संगठन में कोई रहनुमाई नहीं होती। हमने जब ये ट्रस्ट बनाया तो इसका एक प्रोविजन किया, पहला जो भी 15 ट्रस्टी बने वे बने जो जिले के अध्यक्ष थे, जिसमें हरियाणा से 9 बने और 6 हमने अलग अलग राज्यों से बनाए जो उन प्रदेशों के अध्यक्ष थे। हालांकि उनका यहाँ कोई ज्यादा वो नहीं था भागदौड़ करना, लेकिन क्योंकि ये जो जाट सेवा संघ बनाया ये अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने बनाया, उसका अपना एक संगठन था पूरे देश में, और उसने इसमें ये प्रोविजन रखा कि मैक्सिमम 100 ट्रस्टी हो सकते हैं। जब दूसरे राज्यों में काम होगा वहां के ट्रस्टी ज्यादा हो जाएंगे, जिस राज्य में काम हो रहा वहां के ट्रस्टी ज्यादा हो जाएंगे। अब हरियाणा में काम हो रहा तो हरियाणा के 9 ट्रस्टी थे। और जब ये काम होना शुरू हुआ तो इसमें पहले ये तय हुआ कि भाई ये अगर बल्हारा था तो वो राष्ट्रीय महासचिव था, तो रोहतक से उसे लिया। उसने कहा जी एक आदमी काम देखने वाला चाहिए, तो रोहतक से 2 हो गए। बाकी जिस जिले से भी बने उस जिले का सबसे बड़ा पदाधिकारी या जिला अध्यक्ष ही ट्रस्टी बना। गुड़गांव से बना तो उसने बना, जो भी लोग थे। झज्जर से बबला बना तो वो वहाँ का जिला अध्यक्ष था, भिवानी से जो बना वो वहाँ का जिला अध्यक्ष था, दादरी से जो बना वो वहाँ का जिला अध्यक्ष था। मतलब हर जगह से जहाँ विवाद था कमेटियों में, वहां से जींद से बना तो जींद का जिला अध्यक्ष था। जहां विवाद था या शुरू में कम कंट्रीब्यूशन था उनको हमने लेटर ऑन बनाएंगे ये रखा। और उसके बाद काम शुरू हो गया, सब काम ठीक ठाक हो गया। ये तय हुआ भाई किस किस तरह डोनेशन लिया जाएगा, क्या सब चीजें हैं, कैसे कैसे प्रोविजन रखा जाएगा डोनेशन का, क्योंकि ये ट्रस्ट है। और दूसरी बार जो इसमें कमेटी बनी जिसको आप कह रहे हैं मेरी रहनुमाई में, झज्जर के लोगों का मीटिंग हुई और दयानंद देसवाल जी उस मीटिंग में गए और झज्जर के लोगों ने कहा कि भाई ये चेयरमैन रहेंगे। इन्होंने केस लड़े हैं, रणधीर ने इन्होंने केस लड़े हैं, इनकी डिवोशन है समाज के प्रति। इसमें सब आंदोलन के ही लोग हैं, किसी ने कोई कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन आरोप इन पे भी दुनिया भर के आने लगे। अपनी वाइफ का FIR दर्ज है और ये विवाद भी उसी के कारण हुआ। ये जो विवाद उपजा ये राजनीतिक ठेका दिया गया इनको विवाद पैदा कर। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आपको पता नहीं है शायद? नहीं, मुझे नहीं पता। ना, ये राजनीतिक ठेका है इस संगठन को बर्बाद करने का। अच्छा, कैसे? इनकी पत्नी के खिलाफ 2007 में बैक डेट में इनके साधु ने उसकी नौकरी लगाई और वो लोकायुक्त ने दोषी पाया और हाई कोर्ट से इनकी पत्नी के खिलाफ FIR हुई। और जब इनकी गिरफ्तारी का मामला चल रहा था तो ये राजनीतिक लोगों के पास गए, उन्होंने कहा इस संगठन को खत्म कर, यह जिम्मेदारी इन्हें दी गई, तब तेरी मदद होगी। पूछ लो जाके इनकी पत्नी के खिलाफ। और बड़ा आरोप है। और 2014 में झज्जर की पूरी बार ने इनके खिलाफ प्रस्ताव पास कर रखा बेईमानी का। इसमें एक सवाल और है बीच में। उसी बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु है आरक्षण में जिनकी कोठी जलाई जाती है, उसी बीजेपी के महिपाल डांडा जी हैं। और महिपाल डांडा जी से वहां पत्थर लगवाया जा रहा है। मैं वो भी बात बता दूं आपके, जब ये 2 तरीके का व्यवहार, वो अपना मतलब निकालना था ना। मतलब पत्नी वाला केस जो चल रहा है, महिपाल डांडा जी की मदद लेनी है। आप ये मानेंगे ना, एक तरफ आपकी समिति बीजेपी को दुश्मन मानती रही है, नहीं, मैं विरोध करती रही है। जब निजी स्वार्थ आ जाए तब कोई चीज नहीं रहती। हमारे ये तो फिर समझौता है। नहीं, हमारे 2 मुख्य पदाधिकारी हैं। विंग कमांडर मलिक का लड़का ब्याह है सोनीपत में और उन्होंने वो लड़की छोड़ रखी और सोनीपत के पूर्व MP रहे, क्या नाम है उनका? मंत्री नहीं, MP मंत्री रहे हैं। उनकी पोती है और इनके लड़के की वहां पिटाई विटाई कर दी और इनको पॉलिटिकल। किशन सिंह सांगवान? नहीं, पुराने हैं, कोई सोनीपत में ही रहते, मैं बता दूंगा पूछ के किसी से। उनकी पोती है, इनका मैरिज डिस्प्यूट हुआ, इनके बेटे को स्कूल में बुरी तरह से मारा गया बीइंग ए मिलिट्री में मेजर होते हुए। अच्छा, तो इनको भी पॉलिटिकल सिफारिशों की जरूरत थी। पॉलिटिकल सिफारिश तो भाजपा की चलेगी। हालांकि मैं इनको लेके सतपाल मलिक जी के यहाँ भी गया, सतपाल मलिक जी दूसरी तरफ से वो कर रहे थे, तो मैंने भी मदद कराने की कोशिश करी कि भाई इनके साथ अन्याय हुआ। तो अब क्या था कि उधर तो उसकी पत्नी फंस गई, इधर इसका मैट्रिमोनियम डिस्प्यूट फंसा हुआ है अदालतों में, तो इन दोनों को पॉलिटिकल संरक्षण की जरूरत थी। महिपाल डांडा ने दान दे रखा है, अपने भाई के नाम से दान दे रखा है। महिपाल डांडा को बुलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मुद्दा हल नहीं हुआ
तो लोगों ने कहा भाई आप महिपाल ढांडा को अगर बुला रहे तो बाकी नेताओं को भी बुला रहे। एक तरफ बीजेपी ने आपके साथ धोखा नहीं किया, बीजेपी के लोग, पहले मेरी बात सुनिए, अब बीजेपी के लोग मंचों पे आते रहे, आरक्षण आपको दिया नहीं, पहले मेरी बात धोखा हुआ, खेल हुआ, फिर आप ये पहले करें। मेरी बात सुनिए, जाट होना और बीजेपी होना ये दोनों अलग चीज है। चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में थे तो मंचों पे आते रहे, चौधरी छोटू राम के नाती होने के नाते। महिपाल ढांडा कैप्टन ने क्या गुनाह कर दिया? कैप्टन को हमने कब मना किया? आपने बुलाया भी कभी नहीं? नहीं, कैप्टन ने आने से मना कर दी, भूपेंद्र हुड्डा ने आने से मना कर दी, हम बुलाने सबको गए हैं। अच्छा। हाँ, कैप्टन ने तो हमसे नाराज थे और रोहतक वाले लोग उसका बाइकाट कर रहे थे, उसको घुसने नहीं दे रहे थे। यही तो घुसने नहीं दे रहे थे इसलिए नहीं आए वो। मैंने कहा हाँ, तो वही ना, बेइज्जती हो वहां पर, हंगामा हो, कुछ हो तो कोई क्यों आएगा? मेरा कहा कि उसकी कोठी फूकी, उसमें लोग जेल गए, चुनाव हारने के बाद कैप्टन ने भी समझौता कर लिया। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये कहना, मैं तो जिस दिन ये हिंसा हुई और उनकी कोठी जली और जब लो ये दोबारा आंदोलन 16 वाला 17 वाला शुरू नहीं हुआ था, मैं तो उनके घर जाकर कहा भाई आप मुकदमे वापस ले लो। 3 घंटे उनके घर बैठ कर कैप्टन मना करो। मैंने कहा अगर आप मुकदमे वापस ले लोगे, आपके साथ ये राजनीतिक साजिश कराई गई है, अगर आप इस मुकदमे को वापस ले लोगे तो आपको निश्चित रूप से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बाद में मुझे भी समाज के साथ खड़ा होकर उनका विरोध करना पड़ा, क्योंकि जब लोग चाह रहे थे कि भाई विरोध हो, ये सीबीआई के मुकदमों के कारण रोहतक वालों ने पूरी ताकत लगाई, सोनीपत वालों ने भी पूरी ताकत लगाई। तो मेरा ये कहने का तो किसी राजनीतिक शक्ति के इशारे पे हो रहा था ये? हाँ, वो तो सबको पता ही है, उसमें कोई बात थोड़ा है। आज ये कहाँ रहे हैं, कहाँ से आए थे आंदोलन में, कैसे गए हैं, आज भी उसका नुकसान तो किसी न किसी को हुआ ही होगा ना उस आंदोलन का। कैप्टन को बहुत नुकसान हुआ, हुड्डा साहब को भी नुकसान हुआ उस आंदोलन का। सबसे ज्यादा वहां चंदा दिया है चौटाला परिवार ने, अभय सिंह चौटाला। हाँ? उनका तो वहां पत्थर नहीं लगा हुआ। हाँ, ये इस पे तो मैंने बताया ना, जब ये बात चल रही थी महिपाल जी को बुलाने की, तो प्रताप दहिया जी ने मीटिंग बुलाई वहां सब जिलों की। उन्होंने कहा भाई अगर वो आप उनको बुलाना चाहते हो तो पहले आरक्षण की बात कर लो, पहले जो केस बच्चों पे चल रहे हैं, एसबीसी की ज्वाइनिंग नहीं है उनकी बात कर लो। बल्कि इवन प्रताप दहिया जी वहां मिलने भी गए महिपाल जी से, उनको सारी वस्तु से अवगत करा कि जी बहुत से लोग इस चीज से नाराज है, आप इस बात के बारे में अपनी बात कहने के लिए आना, मुख्यमंत्री से बात करके आना। मेरा ये कहना, कोई जाट होने के नाते दान तो बहुत से बीजेपी के एमएलए है, वो क्या नाम है उसका, रणदीप परियार, उसने भी दान दे रखा, सोनिया धूंती उसने भी दान दे रखा, कमरे दे रखे, सतीश नंदन ने दान दे रखा। बीजेपी का नहीं, हर साल सतीश नंदन आता है। हमने, हमारी एलर्जी वहां किसी पार्टी से नहीं है, हमारी एलर्जी है कि जो पार्टी में मुख्यमंत्री के बाद मंत्रिमंडल में है, वो बात तो हमारी वहां पहुंचा दे। देखिए, मान लिया आपका आरक्षण मिल गया जिससे लड़ाई शुरू हुई थी, नहीं मिला, तो अब भी तो झगड़ा यही हुआ, दवार खोल रख दिया आपने। अब क्या झगड़ा हुआ, क्यों झगड़ा हुआ? ये प्रताप दहिया जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते निर्णय लिया कि मैं पूरे हरियाणा में भाईचारा यात्रा निकालूंगा, और जब यात्रा का समापन होगा तो हम, एक तो हमारी 3 मांगे बहुत जरूरी है। एक तो सबसे बड़ी मांग हमारी अटकी हुई एसबीसी के बच्चों की ज्वाइनिंग रुक गई थी और ईबीसी की हो गई थी, तो वे बच्चे में दहिया साहब लड़ाई लड़ रहे। दूसरा, आरक्षण की मांग के लिए भी इन्होंने कि भाई मैं 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जाऊंगा, तो इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इन्होंने गाड़ियां नहीं दी, साधन नहीं दी, झज्जर में मीटिंग नहीं होने दी। तो ये क्योंकि ठेका ले रखा है इन्होंने किसी आदमी से ठेका ले रखा है। अच्छा, 2 सवाल कि आरक्षण की मांग नहीं उठने देनी। एक तो जो बच्चे जिन्होंने शहादत दी उनके स्टैचू क्यों नहीं लगे वहां पर? जो बच्चे जेलों में पड़े हैं उनके लिए क्या होगा? उदाहरण बताइए, कौन पड़ा? दलजीत सिंह है, वो किस केस में पड़ा? आप तो पत्रकार है, किसी भी केस में पड़ा हो। नहीं, हरियाणा ये मानता है कि वो आंदोलन, हरियाणा नहीं, सोशल मीडिया की देन है। मैं आज तक किसी के आदमी के बारे में बुरा नहीं कहा, चाहे मुझे किसी ने टीवी पे बैठ के। तो वो किस वजह से पड़े आप बता दीजिए। तो आप जाके मुकदमा देखिए, गुजर के लड़के के मर्डर में सजा है, 300 मैं रोक दूंगा। आप आंदोलन में मर्डर का क्या मतलब? आंदोलन में मर्डर का क्या मतलब? और उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, उसके अलावा और बच्चे, चलो उसको छोड़ दीजिए। और कौन है? एक हफ्ते सबकी जमानतें होली, अभिमन्यु जी ने समझौता कर लिया। अच्छा। जो भी जेल में लंबे समय तक रहे वो अभिमन्यु के केस में रहे हैं। अच्छा, वो सब बार हैं। हाँ, और ये जो सारा चमन आदमियों पे वो केस चल रहा है। हाँ, जो वे लोग जेल में लंबे समय तक रहे जो अभिमन्यु के केस में थे, और वो भी रोहतक के लोगों की, अगर किसी ने
अगर आप रोहतक के 54 जेल वालों से पूछो तो ये पूछो भाई बलारा ने क्यों नहीं मदद करी, जब बलारा के पास फंड था और जिले का पैसा सारा इसके पास था, इसे मदद करनी चाहिए थी ना जेल वालों की। इसने उन जेल वालों के संगठन के बीच में लड़ाई लगवा के रखी बलारा ने, क्योंकि इसे अपनी जमानतें बाहर करानी थी। इसने जो काम किया है, इसे अपनी जमानतें बाहर से, इसको तो 2 बार पीटा भी जेल वालों ने। तो ये लगाया वो भी तो आपका ही पौधा था। मेरा थोड़ा यार, मैं आपके यहाँ लोग तो ऐसा ही मानते मेरी हैं। बात सुनो, इसको लिफ्ट किसने दी थी? आपने दी थी? ना, इसको लिफ्ट दी जसिया के धरने ने। जसिया के लोगों ने कहा भाई आप इसे हमारा जिला अध्यक्ष बना दो, मैंने बना दिया। आज मैं हिसार जा रहा हूँ, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, मेरी कोई जान पहचान नहीं, जो संगठन के लोग बड़े हुए लोगों ने कहा प्रताप दहिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, मैंने बढ़ा दिया। अब प्रताप दहिया का चरित्र है, अगर ये ऊंचे चरित्र में समाज में जिएगा तो इसकी मर्जी। मुझे लोगों ने कहा भाई फला आदमी को बना दो, तो मेरा भाई यहाँ कोई ठीक है। ये मलिक साहब, सबसे बड़ा सवाल है ये, इस सवाल का जवाब पूरा हरियाणा देगा। हाँ। सबसे ज्यादा प्रचार इसी को लेकर है। आपने तो कब्जा कर लिया वहां पर। किस चीज का कब्जा कर लिया? आप तो उसके ट्रस्टी बन गए, जब तक आप जिएंगे सब कुछ उसी करेंगे। आप सेटलर हैं, आप संस्थापक हैं, क्या हैं, मालिक बन गए। वहां पर आप लोन भी लेंगे, बेच भी देंगे कल को आप उसको। आपको